हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन आया हमारा, तो क्या हुआ, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। तो वो कौन कौन सी पॉलिसी थी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी, वो हमने आज स्टडी करनी है। तो फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी दैट हैव इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ऐसे कुछ स्ट्रेटजी, ऐसे कुछ पॉलिसी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इम्पैक्ट डाला इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, वो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट वन आती है हमारी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया तो इक्विटी की जो लिमिट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, जो कि फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया के अंदर आके कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लिमिट जो थी इक्विटी की वो इंक्रीज हो गई। यानी पहले जो कितने परसेंट थे वो अब कितने परसेंट हो गई, वो हमने स्टडी करना है। कहते हैं इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%। पहले वो 40% थी, अब वो 51 से 100% तक पहुंच गए। यानी कि इक्विटी की जो लिमिट रहते थे पहले, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे यानी एफडीआई जो करते थे, तो उसकी लिमिट थी कि आप 40% तक कर सकते हो। अब वो हटा करके 51 से 100% यानी जितनी मर्जी चाहो तुम कर सकते हो। कहते हैं इन 47 हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेड टैपिज्म। तो कोई रोक टोक नहीं थी, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। विदाउट रिस्ट्रिक्शंस और विदाउट रेड टैपिज्म के कोई भी फॉरेनर्स यहाँ पे आके क्या कर सकता था, अपनी इक्विटी शेयर्स ले सकता था। यानी कि ये मतलब कोई ये लिमिट नहीं रही कि बस 40% तक, 51 से ज़्यादा भी वो शेयर्स यहाँ पे ले सकते। कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज हैव ऑल्सो बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। और जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज थे उनको भी परमिशन दे दी गई कि आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 100% तक की। However, Foreign Exchange Management Act यानी FEMA has been enforced. Compliance of FEMA has been accorded high priority. तो यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन आया तो FEMA था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट चल रहा था यहाँ पे उस टाइम तक, ठीक है। FEMA वैसे तो रिप्लेस हो गया ना फेरा से, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लेकिन उस टाइम की हम जब बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो फेमा था वो हाई प्रायोरिटी पे था। सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। कहता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है हमने, तभी तो हम ये पॉलिसी, तभी तो हम ये स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जो थी इंडिया की रुपी की, वो भी अलाउ कर दी गई कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स के लिए। जैसे कि इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है आपने गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो आप क्या करा सकते हो, पार्शियल कन्वर्ट करा सकते हो रुपये को, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, रुपीज़ में पेमेंट, मतलब अगर वहाँ पे आपने पेमेंट करनी है तो आपने डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहता है ऐसे पार्शियली आप कन्वर्ट करा सकते हो रुपये को डॉलर के अंदर, आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे काम चल जाएगा। कहता है रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। कहते हैं जो रेमिटेंसेस होते हैं, यानी कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं कि फैमिली के खर्चे चले जाएं, मतलब उसकी फैमिली दूसरी कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में रह रहा है, वहाँ पे अर्न कर रहा है, उसके बाद वो अपनी फैमिली को खर्चे चलाने के लिए पैसा भेज रहा है, यानी रेमिटेंसेस भेज रहा है। तो अगर ऐसे रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं तो उनको हम किस में काउंट करेंगे, उनको भी हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के अंदर काउंट करेंगे ना, यानी कि हमने फुली कन्वर्टिबल नहीं कराए वो, ठीक है। तो पार्शियल कन्वर्टिबल है और वो कैपिटल ट्रांजेक्शन के अंदर भी नहीं कवर किए जा रहे, क्योंकि हम डेली के एक्सपेंसेस या रूटीन के एक्सपेंसेस फैमिली हमारी कर रही है जो, उसको बियर करने के लिए उनको पेमेंट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की, तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं, कौन से बैरियर्स, यानी कि टैक्स से रिलेटेड, जिनके ऊपर ज़्यादा हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगी होती है। और नॉन टैरिफ बैरियर्स से मतलब होता है कोटा बैरियर से, यानी कि जब क्वांटिटी यानी क्वांटिटेटिव जो होते हैं रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि बस इतने ही अमाउंट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या इतने ही अमाउंट, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब क्वांटिटी की बात आ जाती है, यानी कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्वांटिटी की बात आ गई, क्वांटिटी फिक्स कर दी गई, कोटा फिक्स कर दिया गया, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स में आता है। और टैरिफ बैरियर में सिंपली टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात होती है। टैक्स से रिलेटेड मतलब कि जब टैक्स ड्यूटी ज़्यादा लगती है, या फिर हम कहें कि इंपोर्ट ड्यूटी हाई हो जाती है हमारी, तो मतलब कि ऐसे बैरियर्स जो टैक्स से रिलेटेड हैं वो हमारे टैरिफ बैरियर्स में आएंगे। और ऐसे बैरियर जो हमारे लिमिट से रिलेटेड है, यानी क्वांटिटी से रिलेटेड है कि क्वांटिटी लिमिट फिक्स कर दी, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स में आएंगे। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था ग्लोबलाइजेशन का,
In conformity with economic reforms, foreign trade policy is enforced for a longer duration, nearly 5 years, implying that it is a liberal policy. हाँ जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखते हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी एनफोर्स किया गया, जो कि एक लिबरल पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अंदर सारे रिस्ट्रिक्शंस और सारे कंट्रोल फॉरेन ट्रेड से रिमूव कर दिए गए। यही जो अभी हम पढ़ रहे थे, कोर्ट बैरियर्स और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया, यानी कि ये मतलब डायरेक्ट कंपटीशन देखा जाएगा, आप कौन कितनी किसमें ताकत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें मतलब कि ये बैरियर्स लगा के जैसे हम कर रहे थे ना कि इंपोर्ट पे बस हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, भेजते रहेंगे दूसरे देश वाले, क्या कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे टैरिफ बैरियर लगा दिया कि भाई हम अगर यहाँ से मतलब सामान अगर हम लेके आएंगे अंदर तो ज़्यादा हैवी ड्यूटी पे आएगा, तो इट मीन्स उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, तो हमारी कंट्री के मुकाबले में वो बिक ही नहीं पाएगा। कहते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा करके देखो रियल में एक्चुअल में कंपटीशन क्या है, उसको एनकरेज किया गया। और बैरिंग सम स्पेसिफिक गुड, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। कहते हैं कुछ तो स्पेसिफिक गुड्स है जिनके ऊपर लगाए गए बैरियर्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो गुड्स थे उनको ट्रेड फ्री रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद कहते हैं रिडक्शन इन टैरिफ। फोर्थ पॉइंट में कहता है टैरिफ को रिड्यूस किया गया। बताया ही दिया मैंने कि कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना चाह रहे थे, तो जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उनको विड्रॉ कर दिया गया और गुड्स को ट्रेड किया गया इंडिया और इंडिया से बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी टैरिफ बैरियर के। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, अब आप बात कहोगे कि ये बातों को घुमा रहे हैं, ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं। जिसको टैरिफ और नॉन टैरिफ का मीनिंग क्लियर हो गया, और मेरे को कमेंट में बताना किसको क्लियर हो गया, उसको ये सारे पॉइंट्स कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट में दोबारा कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी विड्रॉ कर लिया गया। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड है कि उनको भी विड्रॉ कर लिया गया था। तो जो भी इंपोर्ट आइटम्स आप ले रहे थे, मतलब जितना ज़्यादा इंपोर्ट तुम चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अगर तुम ज़्यादा डिमांड करोगे तो कंट्री को ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ठीक है जी, क्या होएगा। तो कहता है इससे एक्चुअल पता चलेगा कि तुम्हारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है और जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए सब कुछ किया गया। तो कहता है दिस इज एन कन्फर्मेटिव विद इंडियाज कमिटमेंट टू द WTO। तो ये कमिटमेंट रही इंडिया की WTO के साथ, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा WTO के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आई थिंक आप सबको ना इंडियन इकोनॉमिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और मेरे को तो लग रही है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स सच्ची में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप सबको ना इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। आज हम कितनी स्पीड से ग्लोबलाइजेशन की सारी पॉलिसी, सारी स्ट्रेटजी पढ़ गए। क्या ग्लोबलाइजेशन की कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी पॉलिसी, यानी ग्लोबलाइजेशन को हम लेके क्यों आए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया की इकोनॉमी में उसने क्या क्या चेंजेस किए। यानी अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करें 1991 में जो आई हमारी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, दो कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके। अब बात हम ग्लोबलाइजेशन की कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर प्रमोट कर रही हैं ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो कौन कौन सी हैं। तो हमने पहले स्टडी की थी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर इक्विटी की लिमिट इंक्रीज कर दी गई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेनर्स इन्वेस्ट करके जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं, 51 से 100% तक उनकी कोई रोक टोक नहीं है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर आपको एकदम से पैसा भेजना पड़ जाता, तो आप डॉलर में पैसा भेज रहे हो तो तुम भेज सकते हो, जल्दी से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपकी कोई ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड में हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी वो लिबरल पॉलिसी बनाई गई। रिडक्शन इन टैरिफ में हमने देखा कि टैरिफ्स को हटा दिया गया, और विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में हमने कवर किया कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको भी रिमूव कर दिया गया। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी, जितनी भी हमने पॉलिसी पढ़ी, जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, या फिर हम ये कहें कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन अप्लाई कर देते तो इंडिया के अंदर ये फ़ायदा होता, या फिर हम ये कहें कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये फ़ायदा हुआ, यानी एक्चुअल में हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो हम लेके आए थे। एक्चुअल में हम ग्लोबलाइजेशन लेके आए, उसके बाद हमने देखा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा। हमने सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहा ग्लोबलाइजेशन का कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ करने का, या फिर हम ये कहें एक्चुअल की पोजीशन कहाँ है इंडिया की, कहाँ वो स्टैंड कर रही है, उसको चेक करने के लिए हमारा आया था ग्लोबलाइजेशन। तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगी ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारी पॉलिसी जो कि ग्लोबलाइजेशन की थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो आज की वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। हाँ जी, पूछ लिया करो बिना किसी टेंशन के, मतलब ऐसे भाई तुम्हारे माइंड में जो भी आता है, जो भी क्वेश्चन अराइज होता है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन,
और अपनी आराम से पढ़ाई करो। धीरे धीरे हम इंडियन इकोनॉमिक्स को तो कवर कर जाएंगे और आप आराम से पढ़ाई करो। डेली की एक वीडियो देख लिया करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।